हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो स्टूडेंट, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 13 एंड योर चैप्टर नेम इज मौलिक अधिकार, कर्तव्य तथा सीमांत समुदायों के लिए प्रयत्न। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो हमारा नागरिक शास्त्र से लिया गया है। क्लियर? जो हम अपने एसएसटी क्लास में करा रहे हैं। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे अपने मौलिक अधिकारों के बारे में। बहुत अच्छा चैप्टर है, चलिए सभी ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। किसी देश के नागरिकों की उन्नति तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए वहां अच्छे जीवन की दशाएं होना आवश्यक है। क्लियर है? कुछ मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त हमें अपने विकास के लिए अवसरों की भी आवश्यकता होती है। इसलिए कुछ मूलभूत अधिकार, जिन्हें विशेषाधिकार कहते हैं, वे लोगों को मिलने चाहिए जिससे उनका जीवन सार्थक बन सके। एक सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक भी है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणा पत्र में यह भी कहा गया है कि सब मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं। जितने भी मनुष्य हैं सब स्वतंत्र, यानी कि सब अपनी आज़ादी के खुद मालिक होते हैं। सब स्वतंत्र पैदा होते हैं तथा सम्मान और अधिकारों में समान होते हैं। सभी को ही अधिकार और सम्मान समान रूप से मिलना चाहिए। भारतीय संविधान में भी अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यानी जो हमारा भारतीय संविधान है वो भी हमें मनुष्य को क्या है, मौलिक अधिकारों में 6 अधिकार प्राप्त करता है। ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 3 में वर्णित है। यानी ये अनुच्छेद 3 में वर्णित दिए गए हैं, जिन्हें निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित रूप से यहाँ दिया गया है। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा समानता का अधिकार। दूसरा है हमारा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। फोर्थ है हमारा संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार। 5 है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6 है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्लियर बच्चों? यह उल्लेखनीय है कि सन 1978 में संविधान के संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को सूची में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है तथा इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहला अधिकार देखेंगे हम, समानता का अधिकार। क्लियर? एक सफल लोकतंत्र के लिए समानता का विचार एवं आधारभूत स्थित है। भारतीय संविधान 3 प्रकार की समानताओं की गारंटी देता है: नागरिक, वैधानिक, कानूनी तथा सामाजिक। क्लियर? अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नागरिक समानता से आशय यह है कि सभी भारतीय नागरिकों को मत देने, चुनाव लड़ने तथा सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसके पास किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने की या सरकारी नौकरी करने की उल्लेखित योग्यता है, बिना किसी भेदभाव के वैसा कर सकता है। संविधान में राज्य द्वारा लोगों को इसी पदवियां दिए जाने का निषेध है जो देश में विषमताएं पैदा करती है। किंतु भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि सम्मान इसके अपवाद है। ये पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए ही दिए जाते हैं। बच्चों, सामाजिक समानता का अभिप्राय यह है कि भारत के नागरिकों को शिक्षा, रोजगार तथा जीवन में प्रगति के समान अवसर प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। क्लियर? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों को शिक्षा एवं रोजगार के आरक्षण के रूप में विशेष संरक्षण प्रदान किए गए हैं। इनको समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष लाने के लिए ऐसा किया गया है। अस्पृश्यता, छुआछूत को जो सदियों से समाज के लिए अभिशाप रही है, मानवता के विरुद्ध अपराध घोषित कर दिया है। इसलिए कोई भी व्यक्ति यदि किसी रूप में अस्पृश्यता का व्यवहार करता है तो यह कानून द्वारा दंडनीय है। किसी भी नागरिक को प्रजाति या जाति के आधार पर मंदिरों या सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। बच्चों, बात करते हैं कानूनी समानता से तात्पर्य है कि भारत में सभी नागरिक, चाहे वे धनी हो या निर्धन, कानून की दृष्टि में से समान है। कानून धर्म, जाति, पंथ, लिंग, जन्म स्थान या सामाजिक स्तर के आधार पर 2 व्यक्तियों के बीच भेदभाव नहीं करता है। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बात करेंगे बच्चों हम धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण नहीं देता है। धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व स्वेच्छा का मामला है तथा राज्य को व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमारा संविधान अपने नागरिकों को अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने, अपनाने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त करता है कि हमारा जो ये अधिकार है इसमें हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता है।
सभी नागरिक अपनी धार्मिक तथा चैरिटेबल संस्थाओं का प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र है। विभिन्न धार्मिक समुदाय अपनी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं जहां धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अब यहाँ बात करेंगे बच्चों हम स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। किसी स्थान पर शांतिपूर्वक बिना शास्त्रों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघों तथा संगठनों के निर्माण की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने या बसने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यवसाय, व्यापार या कार्य करने की स्वतंत्रता, देश भर में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने, घूमने की स्वतंत्रता। विचरण कहा गया है घूमने को। अब यहाँ देखेंगे पॉइंट है हमारा फर्स्ट, शांतिपूर्व विना शास्त्र एकत्रित होने की स्वतंत्रता से यह अभिप्राय है कि भारत के नागरिक सार्वजनिक सभा कर सकते हैं तथा बिना शास्त्रता हिंसापूर्वक कृत्यों के जुलूस निकाल सकते हैं, किंतु सामान्य कानून तथा व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए इस अधिकार के प्रयोग पर उचित अंकुश लगाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि भारतीय नागरिक सार्वजनिक महत्व के सभी मामलों में अपने विचार, लेखन या भाषण द्वारा अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इस स्वतंत्रता कारण ही भारत में प्रेस सरकार की आलोचना के लिए स्वतंत्रता है, किंतु इस अधिकार का प्रयोग संविधान में किया जाना चाहिए। हम बिना सोचे समझे आकरण ही किसी की आलोचना नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति लोगों को हिंसा के लिए भड़काता है या उसे भाषण देता है जो पड़ोसी के मैत्री संबंधों से जुड़ा हुआ है, मैत्री संबंधों से विरुद्ध हो तथा भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो, तो उस व्यक्ति को स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाएगा। अब यहाँ बच्चों बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, संघों तथा संगठनों के निर्माण की स्वतंत्रता से आशय यह है कि भारतीय नागरिक अपने हितों की रक्षा के लिए विभिन्न संगठन बना सकते हैं। उदाहरणार्थ, कारखानों के काम करने वाले श्रमिक अपने हितों की रक्षा के लिए श्रमिक संगठन या ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। भारत के किसी भी भाग में रहने वाले, बसने वाले स्वतंत्र का अर्थ यह है कि देश के नागरिक व्यवसाय की नौकरी के लिए देश के किसी भी भाग में बस सकते हैं हम, ठीक है। किसी भी 4.5 पॉइंट है हमारा, किसी भी व्यवसाय, व्यापार या नौकरी की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि नागरिक कोई भी व्यवसाय या व्यापार कर सकते हैं जब तक कि वह गैर कानूनी न हो, किंतु व्यक्ति की इस स्वतंत्रता पर सरकार कुछ नियंत्रण लगा सकती है। उदाहरणार्थ, सरकार किसी व्यवसाय या तकनीकी नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यताओं का प्रावधान कर सकती है। 6 पॉइंट है हमारा, संपूर्ण देश में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने की स्वतंत्रता के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को व्यवसाय, नौकरी या मनोरंजन के लिए भी कहीं भी घूमने की हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, मतलब किसी भी देश में जा सकते हैं बच्चों। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अब यहाँ पर शिक्षा के अधिकार है, संविधान में नया अनुच्छेद 21 यानी 21A जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी भारतीय बच्चों को अब अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व होगा। यह संशोधन देश में सर्व शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है। शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकारों में शामिल कर लिया गया है। जो हमारा शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकारों में शामिल कर लिया गया है, जो हमारे 21A में दिया गया है। क्लियर बच्चों? और इसमें कितनी साल के बच्चे हैं? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। बच्चों बात करेंगे संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार की। भारत एक ऐसा देश है जहां लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न परंपराएं, रीति रिवाज व विभिन्न जीवन शैली अपनाते हैं तथा विभिन्न संस्कृतियों का पालन करते हैं। संविधान सभी लोगों को अपनी प्रादेशिक भाषाओं, लिपियों तथा साहित्य के विकास की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करता है। देश भर में वर्णकुल और प्रादेशिक भाषा स्कूल तथा विद्यालय खोले जा रहे हैं। राज्य ऐसी संस्थाओं को बिना किसी भेदभाव के वित्त या सहायता प्रदान करता है। सरकार विभिन्न समुदायों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए भी प्रोत्साहन देती है बच्चों। अब यहाँ बात करें संवैधानिक उपचार तथा उसके अधिकार की। क्लियर बच्चों? यह सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त अन्य सभी अधिकारों की रक्षा करता है। यदि किसी नागरिक के किसी भी संवैधानिक अधिकार का हनन होता है तो वह उसके संरक्षण के लिए न्याय की शरण में जा सकता है। न्यायालय की मौलिक अधिकारों को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। संविधान को न्यायालयों को ऐसे आदेश देने की व्यवस्था है जिससे नागरिक द्वारा मुकदमा करने पर उसके अधिकारों का वापस दिलाया जा सकता है। इसलिए न्यायालयों को नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक माना जाता है बच्चों। क्लियर? शिक्षा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। निर्धनता समाज के बड़े वर्ग द्वारा शोषण का मूल कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत खर्चे तथा वस्तुओं के ऊंचे मूल्य के कारण बहुत से लोग ऊंचे ब्याज पर महाजनों के उधार लेते हैं। जब ऋणदाता देय राशि लौटाने में असमर्थ होता है तो उसे महाजन के द्वारा बिना वेतन के काम करने हेतु बाध्य किया जाता है, जिससे बेगार कहते हैं।
कि जब वो पैसे जो कोई भी व्यक्ति जब किसी से ब्याज पर पैसे लेता है और वो ब्याज वाले पैसों को लौटाया नहीं जाता तो उसे बाध्य कर दिया जाता है कि वो गुलामी करे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है बच्चों। इस प्रकार स्त्रियों और बच्चों का भी शोषण किया जाता है। निर्धन परिवारों के बच्चे बड़ी संख्या में अनेक खतरनाक उद्योगों जैसे पटाखे बनाना, स्लेट बनाना, माचिस बनाना आदि, खदानें आदि में काम करते हैं। बच्चे स्वार्थ के लिए हानिकारक दशाओं में बहुत कम वेतन पर कई घंटों तक काम करते हैं। हमारा संविधान ऐसे शोषित वर्गों का संरक्षण प्रदान करता है। इसके लिए बेगार, बाल श्रम, स्त्रियों को देह शोषण आदि को निषिद्ध किया गया है। यहाँ पर क्लियर बच्चों। बात करेंगे मौलिक अधिकारों की प्रकृति की। स्वतंत्रता का अधिकार, पहला पॉइंट है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे आपातकाल, इमरजेंसी, युद्ध का संकट या आंतरिक उथल पुथल में कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। क्लियर बच्चों। सेकंड हमारा मौलिक अधिकार पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं है, इस पर भी अंकुश नियंत्रण है। समाज की व्यापक हितों में प्रत्येक अधिकार की कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे स्वतंत्रता के लिए अधिकार को उन स्थितियों में सीमित किया जाता है जब वह दूसरे नागरिकों के लिए नुकसानदायक सिद्ध होता है। थर्ड है बच्चों हमारा मौलिक अधिकार न्यायोचित है। यदि इनका हनन होता है तो नागरिक सीधे उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। 4 पॉइंट है बच्चों हमारा मौलिक अधिकार सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। ये अधिकार सभी नागरिकों को बिना किसी जाति, वर्ण, धर्म, पंथ और लिंग भेद के प्राप्त होते हैं। कुछ निश्चित कानून इन अधिकारों को जनता की भलाई के लिए सीमित करते हैं। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का अनुरक्षण, भारत कानूनों की रक्षा, निवारक, अवरोध अधिनियम आदि के रखरखाव से राष्ट्रीय हितों की रक्षा होती है तथा इन अधिकारों को पर्याप्त सीमा तक सीमित किया जा सकता है। भारतीय संसद ने एक दूसरा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी पास किया है जो राष्ट्र की सुरक्षा और हितों की रक्षा करता है। यह उन गतिविधियों को भी रोकता है जो राष्ट्रीय हितों की विरोधी होती है बच्चों। यद्यपि इन कानून का प्रयोग एक न्यूनतम सीमा तक रोक लगी होती है तो तथापि केवल सक्षम अधिकार जैसे देश का संविधान ही इसको लागू कर सकता है। बच्चों बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की। अब हमारे मौलिक कर्तव्य शुरू होते हैं। अब तक हमने अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जाना, अब हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। क्लियर बच्चों। अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। जो अधिकार होता है वो और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं, ये आप जानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों में संतुलन स्थापित न हो। सरकार अपने नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा है। भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित नहीं किया गया था। देश में प्रचलित दीवानी तथा फौजदारी कानून द्वारा नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्य नियंत्रित होते थे। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। संविधान में नागरिकों के निम्नलिखित 11 कर्तव्य उल्लेखनीय है। पहला पॉइंट है बच्चों हमारा यहाँ पर संविधान, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना। सेकंड है हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के उद्देश्य का आदर करना और इनका अनुगमन करना। थर्ड पॉइंट है बच्चों हमारा जो कर्तव्य भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता का समर्थन व सुरक्षा करना। क्लियर। ये सभी के लिए कर्तव्य है। देश की रक्षा करना तथा राष्ट्रीय सेवाओं की आवश्यकता के समय भाग लेना। 5 पॉइंट है भारत में सभी नागरिकों में भ्रातृत्व भावना विकसित करना, भारत के लिए भावना विकसित करना। 6 पॉइंट हमारा प्राचीन सभ्यता में संस्कृति को सुरक्षित करना। क्लियर बच्चों। 7 पॉइंट हमारा वनों, झीलों व जंगली जानवरों की सुरक्षा तथा उनकी उन्नति के लिए प्रयत्न करना, ये हमारे कर्तव्य है। नेक्स्ट है 8 पॉइंट हमारा वैज्ञानिक तथा मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाना। क्लियर। 9 पॉइंट है बच्चों हमारा हिंसा को रोकना तथा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। 10 पॉइंट हमारा व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयासों द्वारा उच्च राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। क्लियर है। 11 पॉइंट है बच्चों हमारा 6 वर्ष से यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को, माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। ये हमारे कुछ कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य। कर्तव्यों का आंकलन संविधान के भाग 4 ए में उल्लिखित अधिकार केवल यह परिभाषित करते हैं कि राज्य संविधान में भाग 3 में उल्लिखित अधिकारों के बदले में नागरिकों से क्या आशा करता है। कुछ आलोचकों को यह संशय है कि इन कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने में कोई अर्थ सिद्ध होगा, तो क्योंकि कुछ कर्तव्यों को स्पष्ट नहीं किया गया है। उदाहरणार्थ वैज्ञानिक प्रवृत्ति व मानवतावाद, ऐसे कुछ शब्द हैं, इनकी व्याख्या इनके प्रकार से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए शक्तिशाली मशीनरी नहीं है। आलोचकों के मत अनुसार संविधान के भाग 4 ए में अधिक संशोधन और प्रतिवर्धकों की आवश्यकता है।
क्लियर बच्चों। फिर भी मौलिक कर्तव्यों को संविधान में इसलिए लागू किया गया है कि नागरिकों में देश प्रेम तथा सौहार्द की भावना विकसित हो, जिससे राष्ट्र मजबूत हो सके। बच्चों बात करेंगे हम सीमांत समुदायों के अधिकार की प्राप्ति के लिए प्रयास। संविधान तथा सरकार ने सीमांत समुदायों के कल्याण के लिए वास्तविक रूप से प्रयास किए हैं कि इन समुदायों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़ी जातियां सम्मिलित हों। अब यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे संवैधानिक प्रावधान। पहले हमने अधिकार पढ़े, मौलिक अधिकार, फिर मौलिक कर्तव्य, अब प्रावधान पढ़ेंगे बच्चों हम, ठीक है। क्लियर। आई होप आपको संविधान का जो ये चैप्टर है अच्छे से समझ आएगा। क्लियर। संविधान की धारा 355, ठीक है, 355 के अनुसार केंद्र तथा राज्य सरकारी कार्यालयों के पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा, संविधान की धारा 338 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति एक विशेष अधिकार को नियुक्त करेगा जो अनुसूचित जातियों जनजातियों की सुरक्षा के प्रयासों को सुनिश्चित करने के बारे में उचित पूछताछ करके राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट है बच्चों हमारा, संविधान की धारा 25(2)(b) के अनुसार सभी धार्मिक संस्थाएं हिंदू जातियों तथा वर्गों के लिए खुली रहेंगी। क्लियर। फोर्थ पॉइंट है बच्चों हमारा, संविधान की धारा 17 के द्वारा अप्रस्तुतता के व्यवहार को निषिद्ध घोषित कर दिया गया है। अब यह एक दंडनीय अपराध है। 5 पॉइंट है बच्चों हमारा, भारतीय संविधान की धारा 15(1) के अनुसार धर्म, प्रजाति, लिंग, जाति तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा बच्चों। किंतु यदि पिछड़े वर्ग अर्थात अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए कोई विशेष प्रावधान किया जाता है तो वह भेदभाव नहीं कहलाएगा। पॉइंट 6 की बात करते हैं। संविधान की धारा 29(2) के अनुसार जाति, धर्म, प्रजाति तथा भाषा के आधार पर किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थान में प्रवेश देने में अस्वीकार नहीं किया जाएगा बच्चों। पॉइंट 7 में है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की धारा 46 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य कमजोर वर्गों के विशेषता अनुसूचित जातियों जनजातियों के शिक्षित तथा आर्थिक हितों की रक्षा करेगा तथा इसके सामाजिक अन्याय एवं शोषण से बचाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8 पॉइंट है बच्चों, संविधान की धारा 339 के अनुसार एक आयोग की स्थापना की जाएगी जो उचित पूछताछ के बाद राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों के क्षेत्र के प्रशासन तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की रिपोर्ट देगा। 9 पॉइंट है बच्चों हमारा जो प्रावधान है, धारा 330 एवं 332 के द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए जो लोकसभा में, राज्य विधानसभा में राज्य की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटें आरक्षित की जाएंगी। क्लियर। अब बात करते हैं सीमांत वर्गों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय। अब यहाँ उपाय शुरू हो जाएंगे बच्चों। पॉइंट 1 में है, केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। आरक्षण के अतिरिक्त इन जातियों को अनेक सुविधाएं तथा रियायतें जैसे न्यूनतम आयु में वृद्धि, योग्यता तथा अनुभव में रियासत आदि भी दी गई है। क्लियर बच्चों। सेकंड पॉइंट हमारा, अनुसूचित जातियों जनजातियों अथवा पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। क्लियर। थर्ड पॉइंट हमारा, सन 1955 में अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम बनाया गया है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में अस्पृश्यता का व्यवहार करने पर कानून द्वारा दंडित होगा। प्रस्ताव नागरिक अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 1976 एवं क्रूरता प्रतिबंध अधिनियम 1990 बनाए गए हैं, जिनमें अस्पृश्यता तथा घोर क्रूरता के कर्मों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। क्लियर। 4 पॉइंट में बच्चों हमारे, विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों जनजातियों के हितों की सुरक्षा तथा वृद्धि के पृथक कल्याण विभागों की स्थापना भी की गई है बच्चों। आपने यहाँ पर देखा सरकार द्वारा किए गए यहाँ कुछ उपाय थे जो हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। कुछ उपाय और भी हैं, आइए इन्हें भी शुरू करते हैं। सीमांत समुदाय को शिक्षा प्रदान करने हेतु विशेष सुविधाएं भी दी गई हैं, जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय कुछ यहाँ भी पॉइंट दिए गए हैं। बच्चों शुरू करते हैं, अनुसूचित जातियां जनजातियों की लड़कियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था प्रदान करना। क्लियर। पाठ्य पुस्तकें, अनुदान, ऋण इत्यादि देना। थर्ड पॉइंट हमारा, जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक परीक्षण करना। कक्षा 6 से लेके 10 तक राज्य सरकारों द्वारा छात्रवृत्तियां देना, यानी स्कॉलरशिप देना। ठीक है। प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिए कोचिंग की सुविधा, इनके लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों से धन की व्यवस्था की जाती है। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर एक नजर हम अपने चैप्टर की ओर डाल लेते हैं। आइए स्मरणीय तथ्य पढ़ लेते हैं। पॉइंट 1 में हमारा दिया गया है, भारतीय संविधान के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार
अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। क्लियर, मैंने आपको 6 के 6 मौलिक अधिकार बताए हैं कि कौन से मौलिक अधिकार में क्या दिया गया है। क्लियर बच्चों, समानता के अधिकार में 3 प्रकार की समानता नागरिक, कानूनी तथा सामाजिक सम्मिलित है, वो भी मैंने आपको बताया है। स्वतंत्रता के अधिकार में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। उदाहरण है भाषण तथा अभिव्यक्ति की, विना शास्त्र के शांतिपूर्वक होने की, संघों एवं संस्थाओं के निर्माण की, देश में कहीं भी बसने की और देश भर में भ्रमण यानी घूमने की, तथा व्यापार व्यवसाय को अपनाने की। ये सारी मैंने आपको क्लियर कराई। संविधान लोगों को अपनी अपनी भाषा, लिपि, साहित्य एवं संस्कृति को विकसित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वो अपनी भाषा को विकसित कर सकते हैं। संविधान उपचारों का अधिकार, नागरिक के किसी भी अधिकार का हनन होने पर किसी अदालत में जाने का अधिकार देता है। सन 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 11 के 11 मैंने आपको अच्छे से डिटेल किए। संविधान और सरकार ने सीमांत सामुदायिक कल्याण के लिए वास्तविक रूप में अनेक उपाय दिए। मैंने उपाय अभी आपको लास्ट में समझाए। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये मौलिक अधिकार का जो चैप्टर है अच्छे से समझ आया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।